हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग RTS 14 का पेपर सॉल्व करेंगे। RTS 14 एक फुल सिलेबस टेस्ट था। ये एक फुल सिलेबस टेस्ट था और इसमें शुरू करते हैं इसको हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, दो स्फीयर्स एक वायर से कनेक्टेड हैं। तो पूछ रहे हैं चार्ज, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन देम। तो कह रहे हैं बताओ इनके बीच में चार्ज का फ्लो कब नहीं होगा। तो हमें मालूम है चार्ज फ्लो जब भी दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो तब नहीं करेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो दोनों का पोटेंशियल सेम करा दो। पहले का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 2q/a और दूसरे का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 3q/b। ये कैंसिल हो जाएंगे तो बस अब इससे रिलेशन आ जाएगा, Q से Q कैंसिल होगा तो 2/a = 3/b, यानी B आ जाएगा 3a/2। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रिंग है जो 2 मीटर लॉन्ग है। तो 2 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रिंग है। इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज 2 ग्राम। म्यू जो दिया है वो 2 ग्राम दिया है, तो उसको केजी में बदल लें तो 2 × 10⁻³ kg पर मीटर। ये एक इसमें जो टेंशन है वो 720 न्यूटन दिया हुआ है और कह रहे हैं इसको प्लग किया गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। प्लकिंग डिस्टेंस जो होती है, प्लकिंग डिस्टेंस प्लग किया गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। प्लकिंग डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं L/2p, जहां पर P होते हैं नंबर ऑफ लूप्स इन द स्ट्रिंग, जितने लूप्स में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, या P को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक, किस नंबर के हार्मोनिक में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। तो P होता है नंबर ऑफ लूप। तो प्लकिंग डिस्टेंस 10 दी है तो L/2p = 10 हो जाएगा। L आपको 2 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो 200/2p = 10। 0 0 कट गया तो P आ गया 10, यानी स्ट्रिंग जो है वो 10th हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। अब इसको 10th हार्मोनिक कहिए या 10th लूप्स में वाइब्रेट करे, एक ही बात है। ओवरटोन पूछेंगे तो 9th ओवरटोन हो, यहां जरूरत नहीं उसकी। अब पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए। तो 10th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है PV/12, जहां P होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक और यहां आपको हार्मोनिक दिया गया है 10th, तो P की जगह 10 आ जाएगा। 2 तो 2 ही रहेगा। लेंथ 2 मीटर दी है वो भी 2 हो जाएगा और V जो होता है वो √T/μ होता है। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड रस्सी में √T/μ होती है। वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से कटेगा तो 5/2 आ जाएगा और रूट में T जो होगा वो 720 है और म्यू है 2 × 10⁻³ म्यू, यानी मास पर यूनिट लेंथ। काटोगे तो ये 36 × 10⁴ तो 6 × 10⁻², और 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 10⁻², यानी 3000। 3000/2 करेंगे तो ये 1500 मीटर 1500 हर्ट्ज आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, बोर मॉडल की बात हो रही, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कह रहे हैं उसका मोमेंटम बताइए, mv। एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं वो होता है mvr और वो nh/2π होता है। तो mv सिंपली यहां से लीनियर मोमेंटम हो जाएगा nh/2πr। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। मास इनटू वेलोसिटी करके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहां ऑप्शन देख के समझ आ रहा था कि एंगुलर मोमेंटम वाले पैटर्न से आंसर निकाला जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन ग्राफ, एक ग्राफ बनाया गया है, ये एटम के रेडियस के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहे हैं ग्राफ बनाया गया है ln/r0 में और ln में। ये ln लिखा हुआ है, लॉग। r है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और a मास नंबर है। पूछ रहे हैं कैसा ग्राफ आएगा। तो देखो फॉर्मूला सब लोग जानते हो, r = r0 a⁻⁴ ln लिया गया, ले लो।
तो ln r इक्वल टू ln r नॉट इंटू ए की पावर 1/3। अच्छा, r बाई आर नॉट किया गया है, तो इसको लॉग लेने से पहले एक साइड ले जाओ। r बाई आर नॉट हो जाएगा यहां से a की पावर 1/3। ln ले लेंगे, ln r बाई आर नॉट हो जाएगा ln a की पावर 1/3। ln r बाई आर नॉट और 1/3 जो पावर होती बाहर आ जाती है, पता है हम लोग को, तो 1/3 ln a। इसको अगर y एक्सिस पे ले रहे हैं तो y लिख देंगे, इसको x पे ले रहे हैं तो x लिख देंगे, तो y इक्वल टू 1/3x। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। अगर स्लोप पूछते तो क्या हो जाता? 1/3। बनाने को कहते तो बना भी सकते हैं लाइन को, ओरिजिन से पास करेगी लाइन, है ना, तो ओरिजिन से पास करेगी, स्लोप 1/3 होगा, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। पूछ रहे हैं रेशियो क्या होगा। तो बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को लैम्डा बी मान लेते हैं, फॉर्मूला होता है आर, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही, Z1 हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बामर सीरीज की बात है तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आएगा? सेकंड में। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो n2 इनफाइनाइट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 हमेशा कितना लेते हैं? इनफाइनाइट। अगला है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज टू लाइमन सीरीज, तो अगला लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज के लिए भी जो n है 1 हो जाएगा, और चूंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखनी है तो n2 इनफाइनाइट हो जाएगा। डिवाइड कर लो, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर। 1/∞ 0 हो जाता है, तो ऊपर बचेगा 1/4 और नीचे बचेगा 1, ये आ जाएगा। तो रेशियो किसका पूछ रहे हैं? बामर टू लाइमन, बामर टू लाइमन पूछ रहे हैं, तो बामर टू लाइमन का रेशियो आ जाएगा 4:1। तो सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। कह रहे हैं यूवी लाइट 300 नैनोमीटर की एक मेटल सरफेस पे फॉल करती है। 300 नैनोमीटर की यूवी लाइट एक मेटल सरफेस पे फॉल करती है, जिसका वर्क फंक्शन है 2.13, और कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। पहले बात तो ये समझ लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में उतना ही होता है जितना के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो के मैक्स लिखें हम लोग, के मैक्स होगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। हमें के मैक्स ही निकालना है। एनर्जी ऑफ फोटोन नैनोमीटर में दी है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1240/300, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। रफली कैलकुलेट करें तो ये 300 से 4 गुना 4, 300 इंटू 4 1200 होगा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग में से 2 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 2 के आसपास वाला आंसर बचेगा। तो आंसर आना चाहिए यहां पर के मैक्स का 2 वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल कहेंगे तो 2 वोल्ट बोल देंगे, तो 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है ना। The binding energy per nucleon of 3Li7 and helium nuclei are 5.6 and 7.06 respectively in the nuclear reaction। ये रिएक्शन गिवन है 3Li7 प्लस 1H1 इक्वल टू 2He4 प्लस 2He4। कह रहे हैं इस रिएक्शन में बताइए कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड हम लिखना जानते हैं, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में प्रोडक्ट में 2 लोग हैं, और आपको गिवन क्या है देखो, 2He4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है। पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है तो उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी आती है। तो प्रोडक्ट में एक हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 5.6 और मास नंबर है 4,
इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक हीलियम की हुई, दो दो हीलियम है तो दो गुना कर देंगे इसको इंटू 2। रिएक्टेंट में लिखेंगे तो लिथियम है, लिथियम, लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे तो वो दी हुई है आपको, ये लिथियम की गलत कर दिया हमने ये डाटा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में अलग दी है, हीलियम की गिवन है 7.06, तो यहाँ गलती हो गई डाटा में, 7.06 इंटू 4, ये एक का हुआ, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे दो का आ जाएगा, माइनस रिएक्टेंट में लिथियम का लिखेंगे, लिथियम के लिए दी है 5.6 और 7 मास नंबर है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1H1 प्रोटॉन हाइड्रोजन है उसकी 0 हो जाएगी। तो अब घटा लो, बस घटाना है, तो ये 8 आएगा, 8 को घटाएंगे तो 48, 56.48 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 5.6 इंटू ये करेंगे, ये 39.2 आएगा, तो 39, 56, 17 के आसपास आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो है ना, तो फोर्थ वाला सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कौन सा फिगर डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है किसका है, फोटो करंट में और पोटेंशियल में ग्राफ बनाया गया है। कह रहे हैं विच फिगर शोज करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद फोटो करंट, और I1 I2 से कम दिया है I1 यानी फोटो करंट की वैल्यू I1 I2 से कम है, तो कह रहे हैं कौन सा ग्राफ सही होगा। तो देखो ऐसा ग्राफ तो बनता नहीं है इसमें, क्योंकि ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, तो ये हो नहीं सकता। ये जो ग्राफ है अलग अलग बना हुआ है कौन सा ग्राफ सही होगा इसमें दिख नहीं रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन ही, क्योंकि इसी पैटर्न पे ग्राफ बनते हैं, ये वाले आपने पढ़े होंगे, तो इसी टाइप से ग्राफ बनते हैं, क्योंकि दोनों के लिए देखो क्या सेम दिया है, विच फिगर शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद फोटो करंट एट टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसमें अलग है इसलिए नहीं होगा, इसमें अलग है इसलिए नहीं होगा, इसमें अलग है इसलिए नहीं होगा, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल थर्ड वाले में, तो सही ऑप्शन थर्ड वाला होगा। Which of the following phenomena does not explain wave nature of light? कह रहे हैं इसमें से वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन नहीं करता है, तो कौन एक्सप्लेन नहीं करता है वेव नेचर को, ये देखिए, तो वेव नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो और बाकी सब तो वेव नेचर को ही सपोर्ट करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकेला ऐसा है जो वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता है, तो सही ऑप्शन होना चाहिए सी ओनली, है ना, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। A system is provided with 200 calories of heat, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। कह रहे हैं सिस्टम को 200 कैलोरी हीट दी गई, अब 200 कैलोरी का मतलब होगा सिस्टम को दी गई है तो प्लस में लिखेंगे, और कैलोरी है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो 42, ये 840 जूल आ जाए। क्यों जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि वर्क डन वगैरह जूल में गिवन है, आंसर भी सारे दिख रहे हैं जूल में आ रहे हैं, तो हमें जूल में ही आंसर चाहिए। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज 40 जूल। वर्क डन जब बाय द सिस्टम दिया होता है तो उसको प्लस में लिखते हैं, तो ये प्लस 40 जूल हो गया। आप पूछ रहे हैं इंटरनल एनर्जी का क्या है बताइए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, डेल्टा क्यू दिया है, डेल्टा डब्ल्यू दिया है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, ये लगा देंगे। डेल्टा क्यू 840 है, डेल्टा यू निकालना है, और ये है 40, ये डेल्टा डब्ल्यू 40 है, तो डेल्टा यू यहां से आ जाएगा 800 जूल। डेल्टा यू पॉजिटिव आया है, डेल्टा यू का पॉजिटिव आना ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी, 800 जूल।
तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 800 जूल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो है ना। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 800 जूल, सही है ना। द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव दिस मच है, एक्स वाई मीटर्स में है, टी सेकेंड में है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में सबसे पहला काम, आप कुछ भी कॉमन मत रखो, साइन के बाद सब अंदर भेज दो। तो 0.2 साइन सब अंदर भेज दो, कुछ भी कॉमन मत रखो, तो सब अंदर भेज देते हैं। 2 पाई अंदर भेजा तो ये आ गया 2 पाई बाई 0.01 टी माइनस 2 पाई बाई 0.3x, ये आ गया। अब जो t के साथ लिखा होगा वो ओमेगा कहलाएगा, t का कोफिशिएंट ये ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 0.01, और जो x के साथ लिखा होगा ये k कहलाता है, 2 पाई बाई 0.3। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं और k होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ओमेगा इतना आ गया, k इतना आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई k, तो ओमेगा बाई के करेंगे, 2 पाई कैंसिल होगा, 0.3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 0.3 अपॉन 0.01, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट वाला, है ना। तो वेव की वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। दो सॉलिड बार्स हैं, दो सॉलिड रॉड हैं, इनका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, रेशियो y1 अपॉन y2 इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। इफ द बार्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल विथ सेम डेंसिटी, दोनों मटेरियल की डेंसिटी सेम है, देन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन बार्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड का रेशियो बताना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है, किसी सॉलिड रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट वाई बाई रो। वाई होता है यंग्स मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, यहां पे जो यंग्स मॉडुलस है वो तो अलग अलग है, लेकिन डेंसिटी उन्होंने बोल दिया है सेम है, तो रो सेम है, तो हम कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वाई हो। और अब यहां से रिलेशन निकाला गया v1 v2 का रेशियो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट y1 अपॉन y2। y1 बाई y2 आपको दिया है 4, तो ये अंडर रूट 4 यानी 2 आंसर आ जाएगा, 2:1। तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हैं एयर में, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, आर डिस्टेंस पे रखे हैं एयर में। कहना देन द डिस्टेंस आर डैश एट विच दीज चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इन्हीं चार्जेस को एक मीडियम में रख दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो सेम चार्जेस हैं और एक मीडियम में रख दिया गया, मतलब यहां पर अब एक मीडियम फिल्ड है, मीडियम भरा हुआ है, ऑयल मीडियम ले लेते हैं, ये मीडियम भरा हुआ है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यूनिफॉर्म मीडियम है। यूनिफॉर्म मीडियम नहीं होगा, एक जैसा मीडियम नहीं होगा, तो ये अपने सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म मीडियम होगा। अब कह रहे हैं दोनों केस में फोर्स सेम लगता है, जितना एयर में फोर्स लग रहा था उतना डाइलेक्ट्रिक में लग रहा है। तो पूछा जा रहा है बताओ डाइलेक्ट्रिक में डिस्टेंस r डैश कितनी होनी चाहिए। अगर फोर्स हमें सेम चाहिए दोनों कंडीशन में, तो डाइलेक्ट्रिक वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, फोर्स इक्वल करा दो। एयर वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r डैश का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r स्क्वायर इक्वल टू K r डैश का स्क्वायर, ये आ गया। रूट ले लो तो r इक्वल टू r डैश रूट K आ जाएगा, r डैश की वैल्यू हो जाएगी r बाई रूट K।
तो सही आंसर हो जाएगा R बाई रूट के, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू साउंड वेव्स दिस एंड दिस प्रोड्यूस बीट, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। जब दो साउंड वेव्स बीट का फॉर्मेशन करती हैं तो रिजल्टेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला होता है F1 प्लस F2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, मीन के बराबर होता है। तो F1 पहले की फ्रीक्वेंसी, F2 दूसरे की। अब इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी निकाल लो। देखो इसमें t के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 476 पाई, तो ओमेगा 1 हो गया 476 पाई। F1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो इसको 2 पाई से डिवाइड करोगे तो 238 आ जाएगा। वैसे ही ओमेगा 2 जो है ये है 488 पाई, तो 488 पाई, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 488 बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल होगा, ये 244 आ जाए। अब जो रेजोनेंस जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी F1 प्लस F2 बाई 2, तो F1 आया है 238, F2 आया है 244 बाई 2। अब ये करोगे तो 444 482 बाई 2, तो ये 241 हर्ट्ज आ जाए। सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन बट नॉट SHM। इसमें कौन पीरियोडिक मोशन है लेकिन SHM नहीं है। देखो ये भी SHM है, अगर इस तरह ऐड करके इक्वेशन लिखे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है दोनों में तो ये SHM होता है, तो यहां ये SHM हो जाएगा, ये भी SHM होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले इक्वेशन भी SHM होते हैं, लेकिन उसमें बस अंतर इतना होता है कि जो y है इस इक्वेशन में दैट इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, y मीन पोजीशन से मेजर्ड नहीं है, बाकी है ये भी SHM। तो कौन सा SHM नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो ये सब SHM है, ये वाले सारे। ये भी SHM है तो हमारा आंसर नहीं, ये भी SHM है हमारा आंसर नहीं, ये भी SHM है हमारा आंसर नहीं, ये SHM नहीं है क्योंकि इसमें यहां फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहां 2 ओमेगा। ये पीरियोडिक होगा लेकिन SHM नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज। सोप बबल को कोई भी चार्ज दो, चार्ज दोगे फ्लेक्सिबल होता ही सोप बबल, सारे चार्जेस में आपस में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से बबल एक्सपैंड कर जाएगा। तो चार्ज दोगे तो बबल एक्सपैंड करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 3 रॉड हैं, इसको ऐसे जोड़ा गया है और कह रहे हैं तीनों जो वायर हैं रॉड्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो इनका मटेरियल सेम है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल सेम है तो के सेम होगा। सेम क्रॉस सेक्शन है तीनों का, तो एरिया भी तीनों का सेम है, तो एरिया भी सेम। और जब के सेम एरिया सेम, और आपको मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाई के ए, है ना। तो कह रहे हैं रॉड सेम मटेरियल की बनी है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हैव बीन ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर, ईच रॉड इज ऑफ सेम लेंथ, लेंथ भी सेम हो गई। तो जब L भी सबका सेम है, K भी सबका सेम है, A भी सबका सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं, यहां से पता चल गया सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R। 3 सिरों के टेम्परेचर दिए हैं और ये जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। डिराइव किया जा सकता है, लेकिन अब लास्ट के टाइम पर आप डेरिवेशन नहीं, सारी ट्रिक्स जानो, आंसर्स जानो, उससे निकालो। तो जंक्शन के टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू θ1 बाई R1 प्लस θ2 बाई R2 प्लस θ3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली पोटेंशियल में भी बनता है, कैपेसिटेंस वाले के चैप्टर में, वहां सबके कैपेसिटेंस दिए होंगे और पोटेंशियल दिया होगा तीनों तरफ।
ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में बनता है, वहां तीनों वायर्स के रेजिस्टेंस दिए होंगे और किनारे किनारे के वोल्टेज दिए होंगे, पोटेंशियल दिए होंगे। सेम फार्मूला सेम पैटर्न पे अप्लाई किया जाता है तीनों जगह। इलेक्ट्रिसिटी में तो बिल्कुल सेम फार्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में सेम आएगा क्योंकि यहां जैसे रेजिस्टेंस है वैसे वहां, बस θ1 θ2 θ3 की जगह V1 V2 V3 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो देखो पहला टेम्परेचर आपको गिवन है 0, तो पहला टर्म तो 0 हो गया। दूसरा 90 है तो 90/R, तीसरा भी 90 है तो 90/R, और नीचे 3/R आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। 1/R कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 180 आएगा, नीचे 3 आएगा, 180/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर। टाइम पीरियड, जब एक से ज्यादा स्प्रिंग लगी होती हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हम जानते हैं 2π√m/k। एक से ज्यादा स्प्रिंग होती है तो k इक्विवेलेंट ले लेते हैं। यहां पर ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है और इनके साथ ये भी पैरेलल में है। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो k प्लस के 2k हुआ, और 2k के साथ 2k भी पैरेलल में है, तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा यहां पर 4k। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/4k। तो k इक्विवेलेंट की जगह 4k रखोगे तो 4k आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। इन 10 सेकेंड्स द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। 10 सेकेंड बाद ये मुड़ गया और नॉर्थ में चला गया 5 मीटर पर सेकेंड से। एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ए एवरेज, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को आप लिख सकते हो 5j कैप। अगर आपने यहां v2 माइनस v1/t लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वेक्टर की आदत डालो, जहां किसी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना हो, जरूरत हो या ना हो, वेक्टर से ही लिखो। आदत डालो इस बात की जिससे गलती ना हो। अगर वेक्टर की जरूरत नहीं है और तुम वेक्टर लिख लोगे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर वेक्टर की जरूरत है और तुम भूल गए वेक्टर लेना तो पूरा नुकसान ही नुकसान है, गलत हो जाए। तो वेक्टर की आदत डालिए। तो यहां फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे 5j कैप, इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे 5i कैप, और टाइम है 10 सेकेंड। अलग अलग कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1/2j कैप माइनस 1/2i कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का तो मॉड ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये 1/2√2 यानी आंसर आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। 1/√2 दो ऑप्शंस में है, तो ये तो पता हो गया 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 और 3 में से कोई होगा। अब डायरेक्शन डिसाइड करेगी सही आंसर कौन सा है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो जैसे वो कह रहे हैं पहले वो आपको डायरेक्शन किसका चाहिए, फाइनल एक्सेलरेशन क्या आया 1/2j कैप माइनस 1/2i कैप। देखो इधर बता रहे हैं कैसे डायरेक्शन लिखते हैं। एक्सेस बना लिया करो, जैसे कह रहे हैं 1/2j कैप माइनस 1/2i कैप, इस वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है। तो पहले j कैप में कितना चले जाओ 1/2, j कैप मतलब y एक्सिस में 1/2 चलो, x एक्सिस में 1/2 चलो, लेकिन पीछे की तरफ माइनस x में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहां पहले ओरिजिन से शुरू किया, y एक्सिस पे 1/2 गए, ये चले गए। फिर x एक्सिस पे कितना चलना है -1/2, -1/2 मतलब पीछे लौटना है, तो x एक्सिस पे 1/2 चले, ये हो गया। अब जहां पहुंचे इसको ओरिजिन से मिला दो, जहां पहुंचे इसको ओरिजिन से मिला दो, ये आपका वेक्टर हो गया फाइनली एक्सेलरेशन वेक्टर। ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देख लो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो डायरेक्शन हो जाएगी, जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट लिख देंगे।
तो आंसर होगा एवरेज एक्सेलरेशन 1/√2 होगा, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बलून ऊपर जा रहा है 29 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बलून है ऊपर जा रहा है 29 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। A stone is dropped from it and it reaches the ground in 10 seconds. Height of the balloon when stone was dropped. जब बलून जा रहा था ऊपर तो कुछ हाइट होगी इसकी, दी नहीं है, वही निकालना है। कह रहे हैं इस बलून में से एक पत्थर को ड्रॉप किया गया, तो पत्थर को ड्रॉप करेंगे ऐसे, और कह रहे हैं ये पत्थर जमीन पे आने में इसको टाइम 10 सेकंड लगा। अब ये पता है आपको कि जब बलून से पत्थर को गिराएंगे, किसी भी चलती हुई बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो गिरने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, गिरने वाली बॉडी की, जैसे यहां कौन गिरा, पत्थर, गिरने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिराने वाली बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होती। गिरने वाला पत्थर है, गिराने वाला बलून है, तो गिरने वाले की इनिशियल वेलोसिटी गिराने वाले के बराबर होगी। गिराने वाला बलून है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बलून के बराबर होगी, यानी ये पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी भी 29 मीटर पर सेकेंड होगी, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, चूंकि रिटार्डेशन होगा, जी नीचे लगता है। फिर जहां वेलोसिटी जीरो होगी वहां से लौट के नीचे आएगा, तब जमीन पे गिरेगा। क्वेश्चन में इसी का पूरा टाइम दिया गया है कि ऊपर जाकर लौट के जमीन पर गिरने का जो टाइम है वो 10 सेकंड दिया है, तो टोटल टाइम 10 सेकंड दिया। पूछ रहे हाइट बताइए। सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं। शुरू के पेपर जब हम सॉल्व कराते थे आपको तो पूरा डिराइव करके डिटेल में बताते थे, तो वीडियो 3-3 घंटे, पौने 3 घंटे, 2.5 घंटे का हो जाता था। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 2.5-3 घंटा वीडियो देखो, पढ़ना है आपको, एग्जाम है 4 तारीख को, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आपको ट्रिक्स, जो इसके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब कभी आए जब किसी बॉडी को कहीं से ऊपर फेंका जाए, ऊपर जाकर नीचे आए और टाइम पूछा जाए, तो सीधे टाइम का फॉर्मूला याद करो, ये होता है u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh/g। अब इसमें अगर u और h दिए हैं तो t निकल आएगा, t दिया है तो u और h में से जो नहीं पता वो निकल आएगा, वैल्यू रखो। t 10 सेकेंड है, u 29 दिया है, u स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, g 9.8 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 9.8 इंटू h अपॉन g 9.8। सॉल्व करेंगे, अब इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 98 हो जाएगा। 98 में से 29 जाएगा तो 69 बचेगा, तो लेफ्ट साइड बचा 69, और इधर आया अंडर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू h। और अगर सॉल्व ना हो पाए करे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वैल्यू रख के देख लो h की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, उससे पता चल जाए, है ना। स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो 69 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8, 2h इंटू 9.8, तो 2h इंटू 9.8 आ जाएगा 69 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई 69 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। ये हमने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे लिख के बताया, वरना इतना आपको जरूरत नहीं है। आपको देखो ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है, रफ आंसर निकाल सकते हो। कैसे, इसको 70 मान लो, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900, इसको 30 मान लो, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ये 4900 में से 900 जाएगा, 4000 बचेगा ऊपर, नीचे इसको 10 मान लो तो 20 बचेगा, 4000 बाई 20 करोगे लगभग 200 आंसर आ जाए, तो 200 मीटर सही आंसर होगा। और ये काम आप पहले भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हम तो आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे थे कि अगर एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर निकालना होता, आप जैसे ऑप्शन दिए होते 200 मीटर, 205 मीटर, 190 मीटर, तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता,
तो आप कैसे करते वो बता रहे थे। अब इसको आगे सॉल्व करना होगा तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो आंसर होगा 200 मीटर। आगे बढ़ते हैं, 200 मीटर देख लिया ना। फोर्स इज गिवन, ऐसे करके फोर्स दिया है, पूछना है एडी बाई बी का फॉर्मूला बताओ। तो देखो ये सबको पता है, कॉस के अंदर या साइन के अंदर एंगल लिखा होता है, कॉस या साइन के अंदर जो भी लिखा वो एंगल रिप्रेजेंट करता है। एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है, तो ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी। ये डायमेंशनलेस तभी होगा जब b और x का डायमेंशन एक दूसरे के उल्टा होगा। x अगर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन l होगा, तो b जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, l माइनस 1, तभी तो डायमेंशनलेस आएगा bx। वैसे t अगर टाइम है तो t का डायमेंशन t होगा, तो c का डायमेंशन हो जाएगा t माइनस 1। तो b और c के डायमेंशन पता चल गए, ए भी है इसमें। अब देखो ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये f के बराबर लिखा। आप सोचो अगर ये दोनों चीजें इक्वल लिखी हैं, दो टर्म अगर इक्वल लिखे हैं तो वो तभी इक्वल होंगे जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ये पूरा cos थीटा डायमेंशनलेस होता है, तो इसका मतलब a का डायमेंशन f के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो a का डायमेंशन f के डायमेंशन के इक्वल होगा, और f का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, ये a हो जाएगा। अब निकाल लो, अब आपको क्या पूछा गया, AD बाई बी, AD बाई बी लिख लो। a का डायमेंशन क्या आया था, mlt माइनस 2, d का डायमेंशन क्या आया है, d कहां गया, अच्छा ये d है, ये d का डायमेंशन t माइनस 1 आया, और b का डायमेंशन l माइनस 1 आया। अब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस 3, तो सही आंसर आएगा ml2 t माइनस 3, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ये परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था, डायरेक्ट करा करो इसको ओरल। देखो कैसे, सबकी पावर को बाहर निकाल लो और जो भी परसेंटेज एरर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a तो कांस्टेंट है, तो a में कोई एरर होगा नहीं, एरर केवल किस में होगा, x और y में। x की पावर 3 बाहर निकालो और उसको x वाले एरर से मल्टीप्लाई करो। x का एरर 4% दिया है, क्या कहने मेरी बात समझ में आ रही, x की पावर को बाहर ले लो, x की पावर कितनी है, 3 ले लो और उसको x वाले एरर से मल्टीप्लाई कर दो। x का एरर 4 है, तो 3 इंटू 4 12%। तो x की पावर को x के एरर से मल्टीप्लाई करो, y की पावर को y के एरर से मल्टीप्लाई करो। y की पावर 1/2 है, y का एरर 12 है, ये 6 आ जाएगा। a कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर होगा नहीं। अब टोटल एरर निकालना, सबको जोड़ दो, तो टोटल एरर हो जाएगा 18%। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। पिछले बार जब पेपर में ये क्वेश्चन था तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताया था। अब एग्जाम टाइम आपको प्रॉपर तरीके से ज्यादा पेपर करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आंसर टिक करो। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती, नहीं बदलती है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बदलता है, ऊपर जाने में घटता है, नीचे आने में बढ़ता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कौन सा चीज नहीं बदलती, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। काइनेटिक एनर्जी बदलती रहती है, जो कि स्पीड बदलती। पोटेंशियल एनर्जी बदलती रहती है, जो कि हाइट बदलती है। तो सिर्फ ऐसी क्वांटिटी जो नहीं बदलती इन चारों में से, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके अलावा भी क्वांटिटीज होंगी जो नहीं बदलेंगी, जैसे जी नहीं बदलता पूरे मोशन में, ना वैल्यू बदलती है ना डायरेक्शन बदलता है, तो जी नहीं बदलता, एक्सेलरेशन नहीं बदलता। इस तरह से आप और भी क्वांटिटीज को, फोर्स नहीं बदलता, फोर्स हमेशा पूरे मोशन में क्या रहता है, mg, वो नहीं बदलता। तो और इन चारों में से अकेला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो नहीं बदलेगा, है ना। कह रहे हैं कोन है और इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछ रहे हैं। कोन का सेंटर ऑफ मास, अगर सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास अगर इसकी हाइट h है तो नीचे से h/4 डिस्टेंस पे होता है। h आपको 40 दिया है, तो सेंटर ऑफ मास 40/4 यानी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो
तो पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास पॉइंट बी से बताइए, नीचे से ही पूछ रहे हैं, तो 40/4 यानी 10 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ, है ना। 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स हैविंग मास रेशियो 1:1:3। 1 kg का एक बॉम्ब था, वो 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड कर गया। इनके मास का रेशियो 1:1:3 है, मतलब एक का मास m है तो दूसरे का मास भी m होगा और तीसरे का मास 3m होगा। पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सेम मास वाले पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे ये इधर चला गया तो ये इधर चला गया। विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी 30। अच्छा, जैसे कही सर कैसे जान गए कि ये पीछे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये हम जाने नहीं, उन्होंने लिखा है परपेंडिकुलर, तो कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो, इसको आप नीचे मान लो, इसको आगे मान लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछ रहे हैं तीसरे वाले की वेलोसिटी बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बॉम्ब पहले रेस्ट में हो, बाद में 3 टुकड़ों में टूटे, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएं और तीसरे की वेलोसिटी पूछी जाए, सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आंसर आएगा और सीधा रिजल्ट होता है P3 = √P1² + P2²। जो दोनों परपेंडिकुलर हैं उनको जोड़ लोगे ऐसे, √P1² + P2² और तीसरे के बराबर करा दो। अब सबकी वैल्यू रख दो। मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तीसरे वाले का मास 3m होगा, वेलोसिटी v3 मान लेते हैं, वही निकालना है। पहले वाले का मास m है और वेलोसिटी 30 है, तो मोमेंटम होगा m × 30 का स्क्वायर। दूसरे वाले का मास भी m है, वेलोसिटी इसकी भी 30 है, तो m × 30 का स्क्वायर, m × 30 का स्क्वायर ये होगा। m का स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो 3v3 = बचेगा 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, रूट लोगे तो 30√2 आ जाए, तो v3 सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन होना चाहिए 10√2 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। A body falls on a surface of coefficient of restitution 0.6 from a height of 3 मीटर। एक बॉडी 3 मीटर की हाइट से फॉल करती है, h 3 मीटर, सरफेस के लिए E की वैल्यू दी हुई है 0.6, तो पूछ रहे हैं कितनी हाइट तक रिबाउंड करेगी, है ना, रिबाउंड कितनी हाइट तक करेगी। तो इसका सीधे फॉर्मूला होता है nth रिबाउंड, ये समझ लो, डिराइव कर लेते हैं, वैसे याद होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी यहां होगी √2gh, अगर h हाइट से गिरा, ये वेलोसिटी हो। √2gh से जब टकराता है जमीन पर और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होता है, तो वापस जाने की स्पीड हो जाएगी EU। वापस किस स्पीड से जाएगा, EU से। हाइट क्या होती है इसकी, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है स्पीड का स्क्वायर, मतलब u²/2g। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट होती है स्पीड का स्क्वायर बाई 2g। स्पीड EU है तो हाइट हो जाएगी u², मतलब E²u²/2g, ये हो जाएगी। u आपको, ये जो u है ये आपको √2gh दिया है, u² की जगह 2gh आ जाएगा, तो E² × 2gh/2g, तो ये आंसर आ जाएगा E²h। इसको आप याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे और याद ही होना चाहिए। nth कोलिजन के बाद, आफ्टर nth कोलिजन, जो हाइट होती है वो e⁻²n × h होती है। h वो हाइट है जितनी हाइट से बॉल को गिराया गया है, और hn वो हाइट है जितनी हाइट तक रिबाउंड करके बॉल वापस जाएगी, और इसकी वैल्यू होती है e⁻²n × h। अब जैसे फर्स्ट कोलिजन के बाद पूछ रहे हैं तो n1 हो जाएगा, सेकेंड कोलिजन के बाद पूछेंगे n2 हो जाएगा, थर्ड कोलिजन के बाद पूछेंगे n3 हो जाएगा। तो फिलहाल फर्स्ट कोलिजन के बाद पूछ रहे हैं तो n1 रख देंगे, तो E²h आ जाएगा, ये डिराइव हो गया और ये रिजल्ट है, याद होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा E²h। अब E की वैल्यू 0.6 दी है, स्क्वायर करोगे तो 0.36 आ जाए, और h 3 मीटर दिया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आ जाएगा 1.08 मीटर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना। अब कुछ चीजें मजबूरी में डायरेक्ट बतानी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट के टाइम पर आप डिराइव करके, अगर कोई दिक्कत है किसी तरह की किसी क्वेश्चन में, तो पर्सनली आके पूछ लो कोचिंग में। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एंड लेंथ इज शोन इन द फिगर, फाइंड अल्फा ऑन रिलीजिंग द रॉड। कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, रोटेट करेगी। जिस एक्सिस के अबाउट रॉड को रोटेट करना है, उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लो, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट अल्फा। जैसे ए निकालने के लिए F इक्वल टू एम यूज करते थे, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यूज करेंगे, ये यूज कर लेंगे। ओ के अबाउट चाहिए तो ओ के अबाउट टॉर्क कौन देगा, केवल mg, और mg की डिस्टेंस जो ओ से होगी, ये वाली डिस्टेंस, वो हो जाएगी L/2, क्योंकि mg एकदम बीच में सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। वैल्यू रख दो। mg का टॉर्क होगा mg इंटू L/2, और कोई फोर्स ही नहीं है और कोई टॉर्क ही नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट किसी रॉड का होता है ml²/3। सबको याद होना चाहिए। सेंटर के वाले एक्सिस के अबाउट होता है ml²/12, और किनारे से एक्सिस पास हो तो ml²/3। रॉड के परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस, और किनारे से पास हो रहा है तो ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, अल्फा सॉल्व हो गया 3g/12। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट, है ना। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये कह रहे हैं एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस कितनी है r। इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये अपने एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कर रही है, ऐसा है। 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of 2 perpendicular diameters of the ring, then the angular velocity of ring will be। कह रहे हैं अब इस रिंग पे 4 पार्टिकल्स आए, आइडेंटिकल थे, ये रिंग का एक्सिस था, और उनको जेंटली जाके वो फिक्स हो गए, रुक गए, चिपक गए, जो भी कह लो, किनारे डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स पे, एक इधर दो इधर, एम एम, ऐसे आके चिपक गए। जेंटली का मतलब है कि इतने ग्रेजुअली, इतने धीरे से, इतने सॉफ्टली आके चिपके कि इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं लगा रिंग के ऊपर। पटक दोगे पार्टिकल को लाके रिंग पे तो टॉर्क आ जाएगा, तो यहां कोई टॉर्क नहीं लगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से डील करते हैं। जब इन पार्टिकल्स को लाकर जेंटली यहां प्लेस कर दोगे तो टॉर्क ना होने की वजह से हम कहेंगे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जितना इन टुकड़ों के आने से पहले था उतना बाद में रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। I1 पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 बाद वाला, ओमेगा पहले वाली एंगुलर वेलोसिटी, ω2 बाद वाली। वैल्यू रख दो। पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल रिंग था, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², हाफ mr², एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग तो रहेगी, वो तो पहले भी थी अब भी है, और साथ में ये चारों आ गए। ये चारों पॉइंट मास हैं। पॉइंट मास का एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। 4 टुकड़े हैं तो 4mr² हो जाए, चारों का आइडेंटिकल है तो 4mr² इंटू बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी ω2, यही निकालनी है। m कॉमन है, सॉरी r² कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा ω2 इक्वल टू, ऊपर बचा हाफ m और नीचे बचा हाफ m प्लस 4m, हाफ m प्लस 4m, हाफ mr। अच्छा सॉरी, ये गलती कर दी हम लोगों ने एक, ये तो रिंग है ना, डिस्क नहीं है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr² होगा ना। डिस्क नहीं है बेटा, ये रिंग है, तो रिंग में तो mr² होगा ना, तो ये आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये m ओमेगा बचेगा इधर,
और नीचे बचेगा m+4m, यही आंसर हो जाएगा। m ओमेगा अपॉन m+4m, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है लिख लेते हैं। ये गिवन है 1/2 d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 0। ये d2x बाई dt स्क्वायर में x अगर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो ये बन गया एक्सेलरेशन। तो 1/2 a इक्वल टू -16x, तो a आ गया -32x। SHM में जो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है वो हम सबको पता है, वो होता है -ω²x। दोनों को कंपेयर करें तो ω² 32 आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा √32। √32 को 4√2 लिख सकते हैं, ये ओमेगा आ गया। पूछ क्या रहे हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता है, 2π/ω होता है। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो ये आएगा 2π/4√2, तो ये आ जाएगा π/2√2। तो सही आंसर होगा π/2√2, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, π/2√2। 30th क्वेश्चन है, एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ L क्लोज्ड एट वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक वेव मोड, वेवलेंथ ऑफ द वेव। थर्ड हार्मोनिक में वेवलेंथ क्या होगी, किसके लिए पूछ रहे हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और इसमें थर्ड हार्मोनिक में पूछ रहे हैं वेवलेंथ क्या होगी, है ना। तो सीधे याद करो, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, अब हम डिराइव नहीं करेंगे, 4l/2m+1। 4l/2m+1। m क्या है, ये mth ओवरटोन, ये वेवलेंथ किसकी है, mth ओवरटोन की या 2m+1th हार्मोनिक की। ये mth ओवरटोन या 2m+1th हार्मोनिक के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला। ओवरटोन कहा जाएगा तो m की वैल्यू रख दोगे, हार्मोनिक कहा जाएगा तो 2m+1। जैसे कहते हैं पांचवें ओवरटोन की वेवलेंथ बताओ, तो ओवरटोन के साथ m लिखा है तो m इक्वल टू 5। पांचवें हार्मोनिक के वेवलेंथ बताओ, हार्मोनिक के साथ 2m+1 लिखा है तो 2m+1 इक्वल टू 5। सीधा आंसर लिखते हैं। यहां देखो क्या बोल रहे हैं, थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक किस नंबर का है, ये 2m+1। थर्ड हार्मोनिक कह रहे हैं तो 2m+1 इक्वल टू 3। 2m+1 को 3 रख देंगे तो लैम्डा आ जाएगा सीधा सीधा 4l/3, और सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। जैसे वो कहते हैं थर्ड ओवरटोन की वेवलेंथ बताओ, तो थर्ड ओवरटोन के लिए m को 3 रख देते, m 3 रखते तो ये 4l/7 आ जाता, है ना, 4l/7। थर्ड हार्मोनिक कह रहे हैं तो 4l/3 होगा, ठीक है ना आंसर, 4l/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में, एकदम सिंपल है। देखो एक टर्मिनल ए एक टर्मिनल बी, बैटरी लगी है 2 वोल्ट की। तो देखो डायग्राम को रीड्रॉ करके दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आसानी से। ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये एक टर्मिनल ए हो गया, एक टर्मिनल बी। ये देखो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में। तो यानी इन तीनों को इकट्ठा ऐसे दिखा सकते हो, कितना हो गया, 5 5 10 5 15 ओम। ये वाले तीनों भी सीरीज में है, ये भी 15 हो जाएंगे। अब चाहो इसको इस तरफ दिखाओ, चाहे उसी तरफ दिखा दो, इसी तरफ दिखा दो जैसे दिखाया है तो आपको समझने में आसानी रहेगी, इसी तरफ दिखा दो। ये भी 15 ओम हो गए। तो अब पूछ रहे हैं ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पहले आप करंट सॉल्व करो। सर्किट में करंट होती है ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ 2 वोल्ट दिया गया है आपको, और रेजिस्टेंस ये 15 और 15 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 15/2, यानी करंट आ जाएगी 4/15 एम्पियर। ये करंट आ गया। अब ये जो करंट 4/15 एम्पियर आई है, ये दोनों में आधी आधी बट जाएगी।
क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम लगे हैं तो करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 2/15 एम्पियर इधर चली जाएगी और 2/15 एम्पियर इधर चली जाएगी। ये समझ आती बात है। अब अगर इस सर्किट में यही चीज दिखाओ, इस सर्किट में, तो इधर से 4/15 एम्पियर करंट चली, यहां पहुंची, दो रास्ते थे, एक इधर से इधर आता था, ए से बी होते हुए सी आता था और एक डी होते हुए सी जाता था। दोनों में जो कि रेजिस्टेंस इक्वल लगे हैं तो करंट बराबर बढ़ जाएगी। तो इसमें भी करंट चली गई 2/15 और इसमें भी करंट चली गई 2/15, दोनों में 2/15 करंट चली गई। तो 2/15 करंट इधर चली गई, 2/15 एम्पियर, और 2/15 एम्पियर करंट इधर चली जाएगी। फिर ये 2/15 यहां पहुंचेगी, 2/15 फिर इधर से आएगी, टोटल 4/15 फिर इधर चली जाएगी, है ना। कह रहे ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। किसी सर्किट में जब भी किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, सबसे पहले करंट सॉल्व कर लो। अगर करंट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो सॉल्व कर लो। उसके बाद केवीएल लगा दो, किरचॉफ का सेकंड लॉ, जहां से जहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं वहां से वहां तक। तो ए से बी तक केवीएल लगा दो, लगाओ। ए से बी में केवीएल लगाएंगे तो देखो, ए से चलेंगे बी तक जाएंगे, ए से चले तो वीए लिखेंगे, 5 ओम से गुजरे, करंट भी आगे जा रही है और हमें भी आगे जाना है। जब करंट के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो माइनस लेते हैं। करंट है 2/15, रेजिस्टेंस है 5 ओम। फिर इस 5 ओम से गुजरे तो फिर करंट है 2/15, रेजिस्टेंस है 5 ओम, और पहुंच गए बी पर। ऐसे आ जाएंगे, बी पे पहुंचे इक्वल टू वीबी लिख देंगे। अब वीए माइनस वीबी निकाल लो, तो वीए माइनस वीबी यहां से आएगा, ये 5 से 15 कटेगा, 2/3 यानी 4/3 वोल्ट। ये वीए माइनस वीबी आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। इसको भी और भी तरीकों से कर सकते हैं डायरेक्टली, बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसको करने के लिए, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको हम जब तक पूरी समझाएंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होंगी। नहीं तो उनसे डायरेक्ट आंसर आ जाता है एक ही लाइन में, लेकिन वो अभी नहीं कर सकते हम लोग। ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसी से करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिगर में ये दिखाया गया है, दो प्लेन मिरर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा है M2 से 5 मीटर के डिस्टेंस पे और M1 से 15 मीटर के, सॉरी एक्सक्यूज मी, M1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। टोटल 15 है ना, टोटल 15 है। तो M2 से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो M1 से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2। M2 मिरर से पहली 3 इमेजेस की डिस्टेंस बताइए। अब वैसे तो प्लेन मिरर है, इमेज बनाते जाओ, डिस्टेंस चेक करते जाओ। प्लेन मिरर में एक बात सभी लोग जानते हो, थर्ड मतलब 6, 7, 8 से प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं कि मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। तो पहले मिरर की जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, दूसरे पहले मिरर की वर्चुअल इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस तरह से एक का ऑब्जेक्ट, एक का इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इससे जितनी इमेज चाहो, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, बना सकते हो। लेकिन अब इतनी इमेजेस अगर आप बनाना शुरू करोगे तो अगर बहुत फास्ट नहीं हो तो बहुत टाइम किल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे एक बार देख लो। तो जैसे ये है M2, M1, ये है M2, ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, M2 से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, M1 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर थी। ये तो था, एक बार चेक कर लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, M2 से 5 और M1 से 10, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बताइए कहां पर इमेज बनेगी। तो आप क्या करो, देखो कैसे बनाओगे। इधर M1 लिख लो, इधर M2। ट्रिक है ये, कैसे करेंगे। M1 की डिस्टेंस कितनी थी, यहां 10, M2 की डिस्टेंस क्या थी, M2 से 5। अब क्रॉस चलते जाओ, क्रॉस का मतलब है M2 से
जो दोनों मिरर, ये कोई मेथड नहीं है, ट्रिक है, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो M2 से आप क्या करो, क्या करना है आपको, दोनों से जो मिरर के बीच की डिस्टेंस है वो ऐड करते जाओ, ठीक है ना, दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस को ऐड करते जाओ। तो दोनों मिरर के बीच और जिगजैग चलो। तो जैसे आपको M2 से कहा गया, तो इसमें 15 ऐड करो, 15 ऐड करोगे कितना आएगा 25, इसमें 15 ऐड करो कितना आएगा 20, क्रॉस चलते जाओ क्रॉस। अब फिर इसमें 15 ऐड करो कितना आएगा 35, फिर इसमें 15 ऐड करो कितना आएगा 40, फिर इसमें 15 ऐड करो कितना आएगा 55, इसमें 15 ऐड करो कितना आएगा 50। इधर जो आएंगी ये M1 की इमेजेस हो जाएंगी, उधर जो आएंगी वो M2 की इमेजेस हो जाएंगी। तो अब बताओ M2 की इमेजेस कहाँ कहाँ बन रही है, 5 पे, 25 पे, 35 पे, 55 पे, बनाते जाओ, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, तुरंत बन जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। पहली 3 इमेजेस पूछी गई, तो 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ये 3 इमेजेस हो जाएंगी M2 की। तो सही आंसर होना चाहिए 5, 25 और 35, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, डायरेक्ट तरीका है, 5, 25, 35, 5, 25, 35, ठीक है ना, चेक कर लो आंसर एक बार, 5, 25, 35, ठीक, सही है ना। आगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वेवलेंथ द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर E लैम्डा एंड मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्टिव पावर A लैम्डा। तो E लैम्डा 10 है, एब्जॉर्टिव पावर 8 यूनिट्स। द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर को कैपिटल E से लिखते हैं, ये पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन रेडिएशन चैप्टर से है, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ याद हो, जो इनडायरेक्टली ये बताता है गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड इमिटर, यानी किरचॉफ लॉ इनडायरेक्टली होता है किसी भी सरफेस के लिए उसकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और ये ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर। तो सीधा सीधा ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर क्या हो जाएगी, दोनों का रेशियो निकाल दो, E/A, तो 10/8, सॉल्व करोगे तो 1.25 आ जाए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ए थिन सेमी सर्कुलर, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है PQR, इट इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरह से वर्टिकली गिर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस टाइप है, हॉरिजॉन्टल, जमीन के पैरेलल है, ऐसे क्रॉस टाइप, हॉरिजॉन्टल है, यूनिफॉर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द रिंग अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v। रिंग के अक्रॉस मतलब P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जब भी कोई बॉडी, कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है, तो उसके दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम मोशनल ईएमएफ के नाम से जानते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो ये मोशनल ईएमएफ पूछ रहे हैं, और मोशनल ईएमएफ का सीधा फॉर्मूला यहां हो जाएगा, जब भी इस तरह के टेढ़ी मेढ़ी कर्व बॉडी गिवन हो, तो आप इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो, दोनों एंड्स को मिला दो, ये जो वेक्टर आएगा इसको हम S वेक्टर कह लेंगे, S मिला दो, S वेक्टर हो जाएगा। फिर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है V क्रॉस B डॉट S। अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, V, B और S तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्टली ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा VBS। और आपके लेवल पर ये परपेंडिकुलर होंगे ही, बहुत ज्यादा आपसे वो मेहनत नहीं कराते हैं नीट वाले। चेक कर लो परपेंडिकुलर हैं कि नहीं अपने डायग्राम में। देखो V नीचे की तरफ है, V वाई एक्सिस मान सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को एक्स जेड एक्सिस मान सकते हो, और S को एक्स एक्सिस मान सकते हो। तो एक X में है, एक Z में है, और एक Y में है, तीनों परपेंडिकुलर हो गए, फॉर्मूला ये हो जाएगा, वैल्यू रख दो। तो V की जगह V रहेगा, B की जगह B रहेगा, और S का मतलब इसका डायमीटर हो जाएगा, वो 2R है। तो आंसर हो जाएगा VB इंटू 2R। तो जीरो आंसर नहीं होगा, πr² नहीं होगा, VB इंटू 2R एक ही ऑप्शन में दिया है। तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं कौन हाई पोटेंशियल पे होगा कौन लो, लेकिन फिर भी एग्जाम के नजरिए से बता दें, V क्रॉस B के डायरेक्शन में ईएमएफ होता है। V नीचे है, B अंदर है,
तो V क्रॉस B से ऐसे आएगा, ईएमएफ का डायरेक्शन V की तरफ उंगलियां और B की तरफ हथेली, V क्रॉस B के डायरेक्शन में ईएमएफ होता है, तो V की तरफ उंगलियां, B की तरफ हथेली, V क्रॉस B ऐसे आएगा ईएमएफ का डायरेक्शन। और ऐसे आने का मतलब है ईएमएफ ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब नेगेटिव टर्मिनल पीछे है तो ये सिरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल आगे है तो ये सिरा पॉजिटिव। तो R इज एट हायर पोटेंशियल, देखो R इज एट हायर पोटेंशियल, R पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और P नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, तो 2RBV फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया, तो इनर्शिया का काम क्या होता है, देखो मैकेनिक्स में इनर्शिया आलसपन को ही तो कहते हैं कि अगर बॉडी रुकी है तो आलसी बॉडी है, रुकी है तो चलेगी नहीं जब तक जबरदस्ती धक्का नहीं दोगे, चल रही है तो रुकेगी नहीं जब तक जबरदस्ती फोर्स लगाकर रोकोगे नहीं, इसी को तो इनर्शिया कहते हैं, आलसपन। और यही आलसपन की आदत इंडक्टर में होती। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती, अगर उसमें करंट नहीं है और तुम करंट फ्लो कराना चाहते हो तो जल्दी इंडक्टर अपने अंदर करंट आने नहीं देगा, आलसी है, करंट नहीं है तो आने नहीं देगा। एक बार करंट फ्लो होने लगी और फिर तुम स्विच ऑफ भी कर दोगे तो करंट जल्दी जाने नहीं देगा, बहुत देर तक करंट को अपने अंदर अपनी ताकत पर मेंटेन रखेगा। तो इंडक्टर बिल्कुल इनर्शिया की तरह का रोल प्ले करता है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा लिखा है सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच ए सपोर्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहे सेल्फ इंडक्टेंस में जब फ्लक्स या करंट वेरी करता है किसी कॉइल में तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। गलती कहां हो रही इसमें, इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है सपोर्टिंग ईएमएफ और यही गलत हो गया। ईएमएफ जो होता है वो जिसकी वजह से आया उसको क्या करता है, अपोजिंग ईएमएफ होता है। यहां उन्होंने क्या लिखा है, सपोर्टिंग ईएमएफ, ये सपोर्टिंग वर्ड की वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से दिया है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्वेशन दी है, पूछ रहे हैं क्या होगा, कह रहे हैं वेव किधर जा रही, तो देखो जो यहां लिखा होता है अंदर एक्स वाला टर्म, ये वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताता है। अगर ये टी वाला टर्म पॉजिटिव है, ये ओमेगा टी वाला टर्म है, अगर ओमेगा टी वाला टर्म पॉजिटिव है तो एक्स जो होगा, जो एक्स का साइन है उसके अपोजिट वेव जाती, मतलब वेव प्लस एक्स में जाती। मतलब ऐसे याद करो, अगर ओमेगा टी और के एक्स, ये के एक्स वाला टर्म है, के इंटू एक्स, और ये ओमेगा टी, किसी भी वेव में अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है तो वेव हमेशा प्लस एक्स में जाएगी। वेव हमेशा किस में जाएगी, प्लस एक्स में, साइन अगर अपोजिट है, यहां अपोजिट साइड है तो वेव किस में जाएगी, प्लस एक्स में। इसमें प्लस एक्स है, इसमें प्लस एक्स है, इसमें माइनस एक्स है, गलत हो गया, इसमें प्लस वाई है, गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो जो टी के साथ लिखा है ये ओमेगा कहलाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू 10⁶। फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल होगा, फ्रीक्वेंसी 10⁶ आ जाएगी। तो वेव प्लस एक्स में जाएगी, फ्रीक्वेंसी 10⁶ होगी। ऐसा पहले ऑप्शन में है, ऐसा दूसरे ऑप्शन में भी है। इसका मतलब सही कौन सा होगा वो डिसाइड होगा वेवलेंथ से, वेवलेंथ निकालने। एक्स के साथ जो लिखा है ये के कहलाता है, तो के की वैल्यू हो गई यहां से, के हो गया पाई इंटू, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और इसकी वैल्यू दी है पाई इंटू 10⁻²। एक्स के कोफिशिएंट को के बोलते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा आ जाएगा यहां से 10⁻²/2, सॉरी उल्टा लिख दिया, लैम्डा आ जाएगा 2/10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो लैम्डा 200 होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, इज मेड टू ऑपरेट एट दिस लैम्प।
जो लैंप ऑपरेट कर रहे हैं ये समझ लो सेकेंडरी सर्किट हो गया, सेकेंडरी और इधर प्राइमरी। सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज 11 वोल्ट है, पावर 44 वॉट है, तो करंट होती है पावर अपॉन वोल्टेज, निकाल सकते हैं 44/11 यानी 4 एम्पीयर। ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। पूछ रहे हैं पावर लॉसेस को इग्नोर करो, वो इग्नोर करना ही होगा वरना हमारे सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, तो सिंपल फॉर्मूला जानते हो, ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, IP अपॉन IS। EP सेकेंडरी, ES सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज 11 वोल्ट है, प्राइमरी कॉइल में 220 है। प्राइमरी कॉइल की करंट आपको निकालनी है, सेकेंडरी कॉइल की करंट हमने निकाल रखी 4I, तो प्राइमरी कॉइल की करंट हो जाएगी 11 × 4/220। 11 से ये कटेगा 20 आएगा, 4/20, 4/20 यानी 0.2 एम्पियर, ये आंसर होगा। तो सही ऑप्शन होगा 0.2 एम्पियर, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। फिगर में ये कई सारे सरफेस दिखाए गए हैं, टी की वैल्यू पूछना है, टेम्परेचर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये थर्मल कंडक्शन का क्वेश्चन होता है। आपको इससे पहले के कोई सरफेस ले लो, इससे बाद की कोई सरफेस ले लो, जैसे इसके पहले का टेम्परेचर मालूम है, इसके बाद वाला टेम्परेचर भी मालूम है, टी सॉल्व करना है। यहां से यहां तक जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वही यहां से यहां तक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहता है, कहीं से कहीं तक निकालो, हर जगह का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगा। हर क्वेश्चन को हम ये मान के सॉल्व करेंगे कंडक्शन में कि वो स्टेडी स्टेट में। वेरिएबल स्टेट में हर चीज वेरिएबल होगी, हम कुछ सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो करते हैं। तो H1 इक्वल टू H2 बस लगा देना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस है 10 - T, और कंडक्टिविटी इस एरिया की, इस पोर्शन की 2K है। चलो पहले R लिख लेते हैं, R1। यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस है T -5, तो T +5 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस R2। रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो, तो 10 - T अपॉन रेजिस्टेंस होता है L/KA। L/KA, L जो डिस्टेंस है वो सबके बीच की सेम है, आइडेंटिकल थिकनेस है सबकी, लिखा हुआ है। मोटाई सबकी सेम है, तो मोटाई सेम होने का मतलब है ये भी L है और ये भी L है, और एरिया भी सबका सेम है, लिख ही रहा है। तो जब यहां लिखेंगे तो L/K से रेजिस्टेंस लिखेंगे, L/K। तो L/K, K कंडक्टिविटी 2K है और एरिया A। उधर जाएंगे तो T +5, लेंथ L है, कंडक्टिविटी K है और एरिया A ही रहे। L/KA से L/KA कैंसिल होगा, इधर 2 ऊपर चला जाएगा, इधर लिख देते हैं 2 ऊपर जाएगा, तो 2 × 10 - T हो जाएगा, 2 × 10 - T। उधर आएगा T +5, तो ये 20 - 2T इक्वल टू T +5। 5 इधर लाओगे तो 15 इक्वल टू 3T, तो T आ जाएगा सॉल्व होकर 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, है ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन बताइए, कोलिजन के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो देखो E दिया है, यहाँ इलास्टिक कोलिजन नहीं है, E दिया है, तो E दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, इस वाले एंगल को फाई मान लेते हैं, ये सॉल्व करना होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो एंगल सेम हो जाते। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इस तरह के सवालों में सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। जो इसको थीटा कह लें अगर,
इसका नाम अगर थीटा रख देते हैं, इसको अगर थीटा कह देते हैं, तो सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, tan फाई होता है tan थीटा बाई ई, tan थीटा होल अपॉन ई। tan थीटा में थीटा 37 है, तो tan 37 होल अपॉन ई दिया है 3/4। tan 37 भी कितना होता है 3/4, तो 3/4 अपॉन 3/4 यानी 1 आ जाएगा। tan पाई 1 आ गया, तो पाई कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब v कितना होगा, जो स्पीड है, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, हाइट, तो स्पीड निकालो पहले। v का फॉर्मूला होता है, ये भी याद होना चाहिए इस तरह के कोलिजन में, जब कोलिजन होता है, v का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर u रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे ऐसे v निकाल लो, ये फॉर्मूला होता है। u आपको दिया है 50, थीटा 37, ये 37 दिया है, साइन 37 3/5 होता है, स्क्वायर करोगे 9/25 आएगा। ई दिया है 3/4, स्क्वायर करोगे 9/16 आएगा। कॉस थीटा होगा कॉस 37, कॉस 37 4/5 होगा, स्क्वायर करोगे 16/25 आएगा। ये कट जाएगा, 9/25 प्लस 9/25 ये क्या बन जाएगा, 9/25 इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा। 9/25 का रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा 3/5, तो 50 इंटू 3/5 √2 अंदर बच जाए। देख लो कुछ गलती ना हुई हो कैलकुलेशन वाली। तो 30 √2, 5 10 जा 50, तो 30 √2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, ये आ गई। आप इतने कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो डायरेक्ट आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाकर इसका वाई कंपोनेंट निकाल सकते हो, उससे भी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ये आया है v की वैल्यू। अब अगर आपको, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है, इससे कुछ भी निकालना हो सॉल्व हो जाएगा, और वो y कंपोनेंट निकाल के आप करोगे तो उससे केवल मैक्सिमम हाइट निकालने में मदद रहेगी। अब मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो क्या होता है, v पता हो गया और इसका इधर से एंगल पता हो गया, वो 45 है तो नीचे वाला भी 45 हो। अब बताओ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर की वैल्यू u आया है 30 √2, स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर 900 और √2 का स्क्वायर 2, ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा में थीटा 45 है, तो साइन 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, और नीचे 2 इंटू 10 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 90/2 करेंगे तो आंसर आएगा 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो सॉल्व करनी थी, वो 45 मीटर आ गई। अब इसी में कह देते रेंज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, सब निकाल सकते थे। कुछ भी निकालने के लिए ये तरीका बेस्ट है। मैक्सिमम हाइट में केवल y कंपोनेंट यूज होता है, u साइन थीटा y कंपोनेंट, तो आप उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से y कंपोनेंट डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कम हो जाता, लेकिन हमने आपको सोल्यूशन इस हिसाब से बताया है कि अब इसके ऊपर बेस्ड कोई भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस मदद से कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा 45, क्या आया है 45 मीटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। एक वेसल को फिल कर दिया गया है ऐसे, ये 0.2 मीटर है, ये 0.2 मीटर है, ऊपर का एरिया इतना है, नीचे का एरिया इतना है। क्या पूछ रहे हैं, ऊपर की डेंसिटी गिवन है, नीचे की डेंसिटी गिवन है, दो लिक्विड भरे हैं। फोर्स पूछ रहे हैं दैट एक्ट्स एट द बॉटम ऑफ वेसल, फोर्स कितना लगेगा बॉटम ऑफ वेसल पे। तो सिंपल फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या होगा, तो इस वाले लिक्विड की हाइट है प्रेशर, पहले वाले एच रो जी होता है प्रेशर, एच इंटू रो इंटू जी। पहले वाले लिक्विड की हाइट है 0.2, तो 0.2 इंटू इसकी डेंसिटी हो जाएगी 𝜌1,
800 इंटू जी, ये पहले का प्रेशर हुआ, प्लस दूसरे का प्रेशर H1 ρ1 जी वैल्यू रख रहे हैं, तो पूरा ही लिख देते हैं। P को लिखेंगे पहले लिक्विड की हाइट इंटू इसकी डेंसिटी इंटू जी, प्लस दूसरे लिक्विड की हाइट इंटू इसकी डेंसिटी इंटू जी, और इंटू बेस का एरिया, ये बेस का एरिया है ए। अब वैल्यू रखनी, सॉल्व करो। ये H1 0.2 है, इंटू जी 10 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ρ1 की वैल्यू 800 दी है, तो 2 इंटू 800 हो गया, प्लस H2 भी 0.2 है, इसको जी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ρ2 आपको 1000 दिया है, तो 2 इंटू 1000, ये आ गया। और बाहर एरिया आएगा, एरिया दिया है 2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये आएगा 2000 प्लस 1600, 3600 आएगा। 3600 इंटू 2 करेंगे 7200 आएगा। 7200 इंटू 10⁻⁻3, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.2 न्यूटन। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला, है ना, 7.2 न्यूटन। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल b डॉट dl फॉर द लूप एज शोन इन द फिगर। इस लूप के लिए b डॉट dl की वैल्यू क्या होगी? तो देखो b डॉट dl जो होता है ये एम्पियर्स लॉ के अंदर आता है, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू लूप के अंदर बंद करंट आई इनक्लोज्ड, लूप के अंदर बंद करंट आई इनक्लोज्ड। अच्छा, लूप के अंदर बंद करंट का रूल होता है, देखो इसमें एरो एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, इस एरो के हिसाब से लिखते हैं। एरो अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा होता है तो डॉट टाइप करंट्स को पॉजिटिव लिखते हैं, डॉट वाली करंट्स को पॉजिटिव लेते हैं, और क्रॉस वाली करंट्स को नेगेटिव लेते हैं। अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यही एरो क्लॉकवाइज होता तो उल्टा कर देते, डॉट वाली करंट को नेगेटिव लेते और क्रॉस वाली करंट को पॉजिटिव लेते। एरो नहीं बना है तो जो मन करे वो ले लो, एरो बना है तो फिर आपको एरो के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो डॉट वाली करंट पॉजिटिव होंगी, क्रॉस वाली करंट नेगेटिव होंगी। तो करंट कितनी आ जाएगी अंदर, देखो टोटल आई इनक्लोज्ड कितनी करंट आएगी, देखो डॉट वाली करंट पॉजिटिव लो तो 3i 4i हो गया, और ये नेगेटिव ले लो -i, तो करंट टोटल कितनी आएगी बताइए 3i। तो आंसर होगा म्यू नॉट इंटू 3i। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, है ना। अगर यही क्लॉकवाइज एरो बना होता तो क्लॉकवाइज एरो होता तो ये 3i -4i होता, ये -3i, ये -i, -4i और +i, तो आंसर में आता -म्यू नॉट इंटू 3i, तब माइनस में आंसर आता, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो गया इसका सही कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है ना। इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सबको पता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है और अंदर भी होती है। इसमें अंदर नहीं है इसलिए गलत है, इसमें भी अंदर नहीं है इसलिए गलत है, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। इसमें देखो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, आपके पास पेपर होगा उसमें साफ साफ दिखेगा नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। In the arrangement shown the mass m will ascend with acceleration। क्या एक्सेलरेशन होगा मास का? तो देखो जब किसी, इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना है, जब किसी रस्सी पे डायरेक्ट फोर्स लगता है तो यही फोर्स रस्सी का टेंशन बन जाता है। मतलब इस रस्सी में टेंशन अगर यहां T दिखाओगे तो यही T जो है ये F के बराबर हो जाए। जब भी कोई डायरेक्ट फोर्स रस्सी पे उसकी लेंथ के अलॉन्ग लगाते हैं तो वही फोर्स रस्सी का टेंशन बन जाता है। तो यहां रस्सी में टेंशन T हो जाएगा। अब टेंशन पता हो गया, इसका वेट आपको पता ही है, नीचे लगेगा mg, ऐसे। अब कह रहे हैं किससे किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा लिख ही लोगे, A इक्वल टू होगा T माइनस mg/m। मास दिया नहीं है तो मास, अच्छा T कितना दिया है 3/2 mg, तो 3/2 mg माइनस mg/m, तो ये mg/2 अपॉन m, तो g/2 आंसर। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक
है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 44th क्वेश्चन है ये, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का ऐसे लगाया गया, एक ब्लॉक को दीवार के सहारे रोक के रखा गया है, ऐसे करके दीवार के सहारे इसको रोक के रखा गया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लगाया गया है इसको रोकने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल 0.2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.2 दिया है। जब बताया नहीं गया कौन सा है तो यही म्यू एस यही म्यू के, दोनों बराबर। वेट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, पूछ रहे हैं वेट कितना होगा। तो देखो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इसको गिराएगा कौन, mg, रोकेगा कौन, fs। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वही इसको रोकेगा, तो fs इसको रोकेगा। अगर ये नहीं गिर रहा है तो fs mg के बराबर होगा, है ना। अब ये कह रहे हैं जस्ट होल्ड, इस पे देखो ध्यान दो, ये जस्ट वर्ड, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक। जस्ट होल्ड करने का मतलब है कि अब जरा सा फोर्स तुमने कम किया और ब्लॉक गिर जाए, मतलब जस्ट होल्ड का मतलब बस ब्लॉक जस्ट रुका हुआ, और जस्ट रुका होने का मतलब है कि फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ब्लॉक को रोकने के लिए। यानी यहां फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम। एफएस के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर जस्ट होल्ड है ब्लॉक, इसका मतलब एफएस यहां मैक्सिमम लग रहा हो। जरूरी नहीं हर बार मैक्सिमम लगे, अब हम लोगों की आदत होती है एफएस जहां आया वहां म्यू एस एन ले लिया। एफएस वेरिएबल फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होती है, उससे कम भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में डाटा बदल दें पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, तो इसलिए ये समझ लो। अब इसमें जस्ट होल्ड लिखा है, जस्ट होल्ड का मतलब बस जस्ट रुका हुआ है। जस्ट रुकने का मतलब है फ्रिक्शन पूरी ताकत लगाकर इसको रोक रहा है, और पूरी ताकत लगा के रोक रहा है, तो एफ एस मैक्स जो है ये एम जी के बराबर होगा। अगर पूरी ताकत ना लगा रहा होता तो एफ एस एम जी के बराबर होता, एफ एस मैक्स नहीं। अच्छा एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस एन, तो म्यू एस एन एम जी के बराबर हो, तो यानी एम जी की वैल्यू म्यू एस एन आ गई। अब म्यू एस कितना दिया है आपको 0.2, और एन कितना होगा देखो डायग्राम में, एन कितना होगा। हमने ब्लॉक को धक्का दिया तो ब्लॉक दीवार को धक्का देगी, एक्शन लगाएगी दीवार पर, दीवार ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगी। ये इक्विलिब्रियम में ब्लॉक है तो एन और 10 न्यूटन बैलेंस हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू सॉल्व होकर किसके बराबर आ जाएगी, 10 न्यूटन, तो एन 10 हो जाएगा, एन को 10 रख दो, तो 0.2 इंटू 10, तो mg आ जाएगा 2 न्यूटन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। समझ आ गई बात है, 2 न्यूटन। लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम एट ए हाइट h बाई h इक्वल टू 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस विल बी। पहले तो ये समझ लो सेकेंड पेंडुलम उसको कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। तो सेकेंड पेंडुलम कह रहे हैं मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड। कह रहे हैं अर्थ सरफेस से 2r की हाइट, ये अर्थ सरफेस हो गई, सरफेस से 2r की हाइट, ये हाइट आपको 2r दी, ये r हो जाएगी। तो अब यहां पर अगर पेंडुलम है तो यहां g की वैल्यू निकालो पहले। g का फॉर्मूला होगा g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। यहां पर वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। 1 माइनस 2h बाई आर ई तब लगाते हैं जब h बहुत छोटा हो, यहाँ h 2r है, रेडियस से दुगना, ये करेंगे। h की वैल्यू रख दो, h तुम्हें 2r दिया है तो 2re बाई आर ई का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये g बाई 9 आ जाएगा। अब तुमसे पूछ रहे हैं लेंथ बताओ, वहां सेकेंड पेंडुलम की क्या हो। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, और g की वैल्यू g बाई 9 आ गई, तो g नीचे रहा 9 ऊपर चला गया। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो 2 रख दिया, l पूछा गया कितना हो, तो 9l बाई जी। अच्छा g पाई स्क्वायर दिया है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, पाई स्क्वायर का रूट लोगे पाई आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 1 और उधर बचा अंडर रूट के अंदर 9l, स्क्वायर कर दो 1 इक्वल टू 9l, तो l आ जाएगा 1 बाई 9 मीटर। तो आंसर होगा 1 बाई 9 मीटर, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। खत्म हो गया पेपर।
तो ये था आपका RTS 14। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इस वक्त हमारे बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीडियो वैसे भी लंबा हो जाता है ना। तो इसको रिवाइज करिए, कोई दिक्कत रह जाए तो क्लास में आके पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।